सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित क्विज संख्या 63 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान में क्विज संख्या 63। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित क्विज संख्या 63। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है मूल अधिकारों में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा है उद्देशिका में और चौथा है मूल कर्तव्यों में। तो संविधान के यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका में। किस में प्रतिबिंबित होते हैं? भारतीय संविधान की उद्देशिका में, यानी प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? पहला है दूसरा भाग, दूसरा नंबर विकल्प में तीसरा, चौथा भाग, चौथे में पांचवा भाग। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग दूसरा। कौन सा? भारतीय संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग दूसरा नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थी, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत देश को एक संविधान देने का प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? पहला विकल्प है 26 जुलाई 1948 को, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1947 को, तीसरा विकल्प है 22 जनवरी 1948 को और चौथा विकल्प है 22 जनवरी 1947 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत देश को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी व अखंडता शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कब जोड़े गए? तो देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था तब धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी और अखंडता शब्द उसमें नहीं थे। ये जो तीनों शब्द ये बाद में जोड़े गए। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये यानी प्रस्तावना में ये शब्द कब जोड़े गए है? पहला विकल्प है 44वें संशोधन के बाद, दूसरा है 73वें संशोधन के बाद और तीसरा विकल्प है 46वें संशोधन के बाद, चौथा विकल्प है 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व अखंडता शब्द हैं वो प्रस्तावना के एक भाग के रूप में जोड़े गए। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग हैं। हाँ, विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने, क्या है प्रश्न? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उनको उन शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम निकाय कौन सा है? पहला है चुनाव आयोग, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है संसद और चौथा विकल्प है राज्यसभा।
तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा संसद। भारतीय संसद है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला एक सक्षम निकाय है। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता से संबंधित एक सक्षम निकाय है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? पहला विकल्प है महासंघ के लिए, दूसरा विकल्प है राज्यों का संघ के लिए, तीसरा विकल्प है एकात्मक स्वरूप के लिए और चौथा विकल्प है परिसंघ के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा, तो राज्यों के संघ के लिए विचार किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। पहला है न्याय का, दूसरा है भ्रातृत्व का, तीसरा है प्रतिष्ठा की समानता का और चौथा है वयस्क मताधिकार का। तो इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। 326 अनुच्छेद में किया गया है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इन उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सन्निविष्ट नहीं है? पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भी है, विश्वास की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? पहला विकल्प है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल होते हैं, वो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द का कहाँ प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? पहला अनुच्छेद 368 में, दूसरा विकल्प है भाग 3 में, तीसरा विकल्प है उद्देशिका में और चौथा विकल्प है कहीं नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा कहीं नहीं। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यूनियन यानी संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पहला विकल्प है चौथे में, दूसरा विकल्प है छठे में, तीसरा विकल्प है भाग तीसरे में, चौथा विकल्प है दूसरे भाग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे भाग में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रमुख
विधि अधिकारी कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है महान्यायवादी, चौथा विकल्प है सभापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्यता रखता हो। तो इस प्रकार से भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित कवि संख्या 63 को देखी। आगे आने वाले समय में भी हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एग्जाम को देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।